नमस्कार साथियों, आज हमारा लेसन है प्राणियों में पोषण। देखिए, इससे पहले वाले लेसन के अंदर हमने पादपों में पोषण के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना स्वपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, पोषण की अलग अलग विधियाँ क्या होती है, पोषण के घटक क्या हैं आदि के विषय में हमारी जानकारी उसमें प्राप्त हुई थी। इस लेसन के अंदर हमें प्राणियों के पोषण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करनी है। तो चलिए, जैसा कि पाठ का नाम है हमारा प्राणियों में पोषण, तो बात करते हैं सबसे पहले पोषण से संबंधित। ठीक है, देखिए, हम सबको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्राणियों के पोषण में होता क्या है? देखिए, प्राणियों के पोषण के अंदर पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार का अंतःग्रहण और शरीर में उसके उपयोग की विधि है वो समाहित होती है। सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? पोषण। यानी भोजन का शरीर के अंदर आवश्यक क्या है, उसका ग्रहण कैसे किया जाता है और शरीर का उसमें उपयोग कैसे होता है, ये सब पोषण के अंतर्गत आता है। देखिए, हमने पिछले पाठ के अंदर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि घटकों के बारे में बात की थी। ठीक है, इसमें यहाँ हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट से कुछ घटक हैं, वो क्या है? जटिल पदार्थ हैं, और अनेक जंतु क्या होते हैं? इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? पहले उनको सरल पदार्थों के अंदर तोड़ते हैं। तो जो जटिल खाद्य पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में तोड़ना है, वो कहलाता है पाचन या विखंडन। ठीक है, तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाएगा? पाचन विखंडन कहलाएगा। अब अंतःग्रहण के अंदर कौन कौन सी विधियाँ शामिल होती है? देखिए, अलग अलग जीव है, वो अलग अलग प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, तो उसके भोजन के ग्रहण करने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे हम मधुमक्खी, मरमर पक्षी या हमिंग बर्ड की बात करें तो वो फूलों से मकरंद चूसते हैं। मानव की बात करें तो जंतुओं की बात करें तो ये शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सांप वंश के प्राणी की बात करें तो शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। इसी प्रकार जल में रहने वाले कुछ प्राणी अपने आसपास तैरते हुए खाद्य कणों को छान छान कर भक्षण कर लेते हैं। कहने का मतलब है, अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करने की विधियाँ चलती रहती है। तो कुछ में छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, ये सब अलग अलग तरीके की भोजन ग्रहण करने की विधियाँ हैं। आज हमारा जो मुख्य लेसन है वो इस बात पर फोकस करेगा कि हमारे मनुष्य के अंदर पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार है, कौन कौन से अंग हैं जिनके द्वारा पाचन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए, थोड़ा सा हम इस चित्र के माध्यम से गौर करते हैं। इस चित्र के अंदर अपने को दिख रहा है ऊपरी उपरक, मुख, गुहिका, लाला ग्रंथि, ग्रसिका, यकृत, पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय, शुद्रांत्र, वृद्धांत्र, मलाशय और गुदा। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से अपने को पता चल रहा है कि भोजन की जो स्थिति है वो कहाँ से लेने से शुरू हो रही है? मुख गुहा से। फिर भोजन मुख गुहा के अंदर लाला ग्रंथि मिलती है, फिर भोजन ग्रसिका से गुजरता है, वहाँ से वो गुजरता हुआ आमाशय में प्रवेश करता है, आमाशय से वो कहाँ जाएगा? शुद्रांत्र से, फिर वृद्धांत्र में, फिर मलाशय में, गुदा से होता हुआ बाहर निकल जाएगी। संपूर्ण प्रोसेस है वो हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मानव में पाचन। ठीक है, देखो, मानव में जो पाचन होता है वो भोजन अलग अलग क्षेत्रों से गुजरता है। तो वो भोजन एक सतत नली में से गुजरता है, वो सारी नली जो शुरू से लेकर अंत तक है वो क्या कहलाती है? वो आहार नली कहलाती है। तो ये शुरू कहाँ से होती है? आहार नाल है, वो भोजन एक सतत नली के रूप में गुजरता है, तो वो आहार नाल मुख गुहा से शुरू होती है और गुदा तक जाती है। ठीक है, यानी आहार नली है वो मुख गुहिका से शुरू होकर गुदा तक जाएगी। इस नली का विभिन्न भाग है, कौन कौन सा है? ये नली मुख गुहा, यानी पहला भाग क्या है आहार नाल का? मुख गुहिका। ग्रास नली या ग्रसिका, ये दूसरा भाग है। आमाशय इसका तीसरा भाग है। शुद्रांत्र, जिसे छोटी आंत भी कहते हैं, ये चौथा भाग है। वृद्धांत्र, ये इसका पांचवा भाग है। छठा भाग है मलद्वार या गुदा। इस प्रकार आहार नाल के ये भाग हैं, और आहार नाल एक लंबा मार्ग है, बल्कि पूरा का पूरा एक ही मार्ग है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट हो गए आहार नाल में? मुख गुहिका, ग्रसिका या ग्रास नली, आमाशय, शुद्रांत्र, वृद्धांत्र और मलद्वार, ये इसके अंतर्गत पार्ट है। मुख गुहा से भोजन ग्रहण करेंगे, फिर वो ग्रसिका में जाएगा, ग्रसिका से आमाशय में जाएगा, आमाशय में शुद्रांत्र में जाएगा, शुद्रांत्र से वृद्धांत्र में जाएगा, वृद्धांत्र से मलद्वार में जाएगा और वहाँ से निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार भोजन है संपूर्ण प्रोसेस के अंदर शरीर से बाहर निकल जाता है।
ठीक है। देखो सभी भाग मिलकर क्या कहलाएंगे, आहार नाल कहलाएंगे, पाचन तंत्र का निर्माण या पाचन नली का निर्माण करते हैं। ठीक है, और चित्र के माध्यम से संपूर्ण नली अपने को दिखाई दे रही है। देखो भोजन है वो विभिन्न जगह से गुजरता है, और जैसे जैसे वो गुजरता है वैसे वैसे उसका अलग अलग जगह से पाचन होता भी चला जाता है। ठीक है, यानी भोजन आहार नाल में अलग अलग जगह से जैसे जैसे गुजरता जाता है वैसे वैसे अलग अलग घटकों का अलग अलग जगह पाचन होता जाता है। थोड़ी सी बात मैं बताऊं, जैसे लाला ग्रंथि उसको मुंह के अंदर मिल जाती है, तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट है वो शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ करने का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ का वहाँ पाचन का काम शुरू हो जाता है। तो लाला रस क्या काम करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने का काम करेगा। इसी प्रकार आमाशय है, वहाँ भी प्रोटीन है, उसको विघटित किया जाएगा या पचाया जाएगा। आगे शुद्रांत्र मिलेगा, वहाँ वसा को पचा दिया जाएगा। इस प्रकार पाचन है वो अलग अलग चरण में होता चला जाता है, अंत में पूरा पाचन हो जाता है। यहाँ देखिए, आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांत्र तथा आहार नाल। आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस क्या करेगा, जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल और उससे जुड़ी जो ग्रंथियां वो मिलकर ही पाचन तंत्र का निर्माण करती है, जो संपूर्ण चित्र के माध्यम से अपने को दिखाई दे रहा है। और हमें ये भी पता चल रहा है कि इसकी शुरुआत हमें कहाँ से हो रही है। ये देखिए, मुख गुहा से इसकी शुरुआत, और ये वहीं उसको क्या मिल रहा है, लाला ग्रंथि, और ठीक उसके बाद में किसकी स्थिति आ रही है, ग्रसिका, जो सीधी नली के रूप में किससे जुड़ी हुई है, वो आगे इस आगे पार्ट आमाशय से जुड़ी होती है, जो आगे लगातार चलता रहता है। अब देखिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला भाग जो आहार नाल का है वो है मुख और मुख गुहा। देखिए, भोजन का जो अंतःग्रहण है वो मुख द्वारा होता है। ठीक है, आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, वो अंतर्ग्रहण कहलाती है। यानी अंतर्ग्रहण क्रिया के द्वारा हम भोजन को मुंह के अंदर ले लेते हैं, अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। अब जब भोजन को हम देखिए अंदर लेते हैं तो मुंह के अंदर भोजन का सामना दो संरचनाओं से विशेष तौर से होता है, एक दांत से और दूसरा जीभ से। तो मुंह के अंदर जो दांत और जीभ होते हैं, यहाँ हमें उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो दांतों से क्या होगा, दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं। हम सब जानते हैं भोजन करते हैं तो हम दांतों से भोजन को चबाते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। अब दांत है क्या, देखो प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्त में धंसा होता है या गड्ढे में धंसा होता है। और हमारे दांतों की आकृति देखिए अलग अलग होती है, और दांत की जब आकृति अलग अलग होती है तो दांत का काम भी अलग अलग होता है। चित्र के माध्यम जानने का प्रयास करेंगे कि दांत किस प्रकार अलग अलग है और किस प्रकार उनके काम है। ये देखिए, हमें एक जबड़े के पूरे 16 दांतों की स्थिति दिखा रखी है। ठीक है, देखिए हम अपने आप को अपने इस स्थान पर रख के देखें तो शुरुआत के देखिए जो 4 दांत है, ये शुरुआत के 4 दांत। ठीक है, ये शुरुआत के 4 दांत। अब अपने आप के दांत के ऊपर हाथ फेर के देखें तो भी अपने को पता चल जाएगा ये कौन से हैं। ये कृंतक दांत है। ये कृंतक दांत क्या होते हैं, ये कृंतक दांत काटने का काम करेंगे, भोजन को काटने का काम। कृंतक दांत कितनी संख्या में, 4 की संख्या में। उसके बाद देखिए दोनों तरफ का जो एक एक दांत है, देखिए ये दांत, ठीक है, दोनों तरफ का ये दांत, ये एक एक दांत है, वो रदनक दांत है। ये रदनक दांत क्या होंगे, ये दो जो हैं वो फाड़ने का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, फाड़ने का काम। उसके बाद के अगले जो 2 दांत है, ठीक है, 2 इधर के और 2 इधर, यानी 4 हो गए। ये 4 दांत अब जो अग्रचवर्णक कहलाते हैं और ये चबाने का काम करते हैं। और उसके पीछे के जो 3-3 दांत है, ये 3-3 दांत है चवर्णक, ये भी चबाने का काम करते हैं। इस प्रकार ये 16 दांत हमारे दांत मुंह के अंदर ऊपरी जबड़े में और ये 16 दांत निचले जबड़े में होते हैं। ठीक है, ये 32 दांतों की स्थिति अपने मुंह के अंदर होती है। हालांकि बच्चे होते हैं उसमें 8 वर्ष की आयु तक 2 सारे दांत के शुरुआत में आके गिर जाते हैं, जो कि कच्चे दांत या दूध के दांत कहलाते हैं। लेकिन 8 वर्ष की आयु के बाद जो उसके दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, और वो अधिकतम लास्ट में कितने हो जाते हैं, 16 32 दांत हो जाते हैं। छोटे में वो लगभग 28 तक रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये दांत हैं और ये चीरने फाड़ने आदि का काम अलग अलग करते हैं। तो ये तो होगी दांतों का काम। लेकिन दांत में थोड़ी सी एक बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि दांतों की सफाई हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। हमें जहाँ तक संभव हो सके सुबह शाम 2 बार दांतों को साफ अवश्य करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैसे तो दांतों में
मुख में जीवाणु होते हैं वो सामान्य को हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ हमारे दांत में कुछ जो भोजन के अंश वो फंस जाते हैं और ये हानिकारक जीवाणु वास कर लेते हैं और दांतों के बीच बचे भोजन को ये शर्करा में विघटित करके अम्ल बना देते हैं और ये अम्ल है वो धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाने लग जाता है, ये दंत क्षय कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है कि जब मीठे आदि चीनी चॉकलेट ठंडे पेय पदार्थ खाते हैं ना तो वो अपने को समस्या पैदा करते हैं। ऐसे समय के अंदर हमें इन पदार्थों को खाने पर कुल्ला कर लेना चाहिए, सुबह शाम हमें दांतुन या ब्रश कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हुई दांत की बात। दांत के बाद हमारे मुख के अंदर क्या होती है, देखो हमारे मुख के अंदर लाला ग्रंथि होती है। ठीक है, और लाला ग्रंथि क्या होती है, वो लाला रस स्रावित करती है। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि जो लाला रस है वो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। किस में बदलने का कार्य करेगा, शर्करा में बदलने का कार्य करेगा। ये हमारे द्वारा बताई गई बात है। देखो मिठाइयाँ दांत से किस प्रकार करती है, दांतों की देखभाल किस प्रकार रखनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है जीभ की। ठीक है, देखिए जीभ है, जीभ एक मांसल पेशी अंग है या मांसपेशियों से बना हुआ है। अब ये पीछे की तरफ है ना, ये पीछे की तरफ मुख गुहा के अंदर अधरतल से जुड़ा होता है और जीभ का जो पिछला भाग है वो चौड़ा होता है और आगे का भाग है वो संकड़ा होता है, ये भाग स्वतंत्र होता है। पीछे का भाग है वो अधरतल से जुड़ा हुआ है। और जीभ की खास बात ये किसी भी दिशा में जीभ है वो मुड़ी जा सकती है। जीभ है, अब वो काम क्या क्या करती है ये भी अपने को जानना चाहिए। सबसे पहला काम तो है कि जीभ है वो बोलने में हमारी मदद करती है। जीभ को पकड़ के हम बोलने का प्रयास करें तो नहीं बोल पाएंगे, इसका मतलब जीभ हमारे बोलने में कार्य करती है। इसी प्रकार जीभ है वो भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है जिससे हमें स्वाद का पता चलता है तथा निगलने में भी सहायता करती है। अब ये जो जीभ है उस जीभ के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों पे स्वाद कलिकाएं होती है। इन स्वाद कलिकाओं से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। यदि हम स्वाद की बात करें तो देखिए जीभ का जो अग्रभाग है उस अग्रभाग पर मीठा और नमकीन भाग का पता लगाने वाली कलिकाएं होती है, मीठा और नमकीन भाग का। और ये साइड की तरफ है किनारों की ओर, यहाँ खट्टे पदार्थ का पता लगाने वाली कलिकाएं होती है, जबकि पश्च भाग है वहाँ कड़वे पदार्थों का पता चलता है। ध्यान रखें बीच का तो बीच का भाग है वहाँ किसी प्रकार की स्वाद कलिकाएं नहीं होती। जब भोजन हम खाते हैं कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो घुलकर किनारों की तरफ या वहाँ घुल के रस जाता है, उससे हमें पता चलता है कि भोजन का स्वाद कैसा है। अब ये जो साइड की तरफ है ये खट्टे स्वाद का किनारों के खट्टे स्वाद का पता चलता है। इसीलिए खट्टे पदार्थ के द्वारा हमें कई बार जब ये साइड कट जाती है तो हमें साइडों की तरफ ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये तो है जीभ जो हमारे अंदर किस प्रकार से काम कर रही है। अब आता है जीभ के बाद का भाई, मुख से अब भोजन कहाँ आगे प्रवेश करेगा। मुख से भोजन प्रवेश कर रहा है ग्रसिका या भोजन नली के अंदर। ठीक है, यानी निगला हुआ ग्रास अब ग्रास नली या ग्रसिका में चला जाता है। अब ग्रसिका गले और वक्ष से होती हुई, ये देखिए चित्र में अपने को किस प्रकार दिखा रखा है, भोजन है वो ग्रसिका से होता हुआ अमाशय के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब ये वक्ष ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। यानी जब इन भित्ति के अंदर क्या होगा, संकुचन होगा, फैलना सिकुड़ने का काम होगा, तो भोजन नीचे की ओर सरकेगा। अब यहाँ ग्रसिका ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा आहार नाल ही क्या होता है, संकुचित होता रहता है, जिससे क्या भोजन को गति मिलती रहती है और नीचे की ओर धकेला जाता रहता है। यदि संकुचन नहीं होता भोजन नीचे की ओर धकेला नहीं जा सकता। लेकिन कई बार क्या होता है, अमाशय क्या है हमारे खाए हुए भाग को या भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे उल्टा बाहर निकालने का प्रयास करता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी वमन द्वारा भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो वो कर्मा कुंचन गति उस प्रकार अलग हो जाती है। अब देखिए ये अपने को दे रखा है भोजन है वो किस प्रकार आ रहा है, ये ग्रसिका से होता हुआ अमाशय की थैली जिस संरचना है उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अब अमाशय के अंदर इसमें क्या क्या होता है ये देखिए। ठीक है, देखिए अमाशय है वो मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है और ये हमें इस चित्र से दिखाई भी दे रहा है, थैली को हम आराम से देख पा रहे हैं। ठीक है, मोटी भित्ति है अमाशय की, तो अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है और ये चपटा जे की आकृति का होता है। यानी अमाशय का आकार किस प्रकार का, जे की आकृति का, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय है। ये एक और ग्रसिका
यानी ऊपर जो देख रहे हो ग्रसिका थी, तो एक और ग्रसिका से तो वो खाद्य सामग्री प्राप्त करता है और दूसरी ओर ये शुद्रांत्र के अंदर खुल जाता है। शुद्रांत्र बोले तो छोटी आंत के अंदर ये खुल जाता है। ठीक है, तो अब आती है अमाशय के अंदर किस प्रकार के काम होते हैं। देखिए जैसे हमने शुरुआत में बात की कि भोजन का पाचन मुख में लेते शुरू हो जाता है, अलग अलग स्टेप पर वो लगातार पचता चला जाता है। तो जीभ या हम कहें मुख के अंदर उसे लाला रस मिला था, तो उसे आगे क्या मिलता है। अब जब वो भोजन है वो आमाशय में, तो आमाशय का आंतरिक स्तर है वो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। ठीक है, इन सब का अलग अलग फायदा आमाशय के अंदर भोजन पर पड़ता है। देखिए श्लेष्मल है वो आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और अम्ल ऐसे अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं, और साथ ही साथ ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जो जठर रस या पाचक रस है वो क्या करेगा, वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देगा। ठीक है, यानी आमाशय में यहाँ श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक रस मिलेगा, और यहाँ पाचक रस का विशेष काम क्या होगा, प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ना होता है। प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल के अंदर रूपांतरित हो जाता है। पहले लाला ग्रंथियों ने कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया था, और अब यहाँ प्रोटीन को विघटित किया जा रहा है। ठीक है, आमाशय के अंदर। अब चलते हैं शुद्रांतर, जिसे हम छोटी आंत के रूप में भी जानते हैं। देखिए नाम तो छोटी आंत है, लेकिन दरअसल ये होती बड़ी है, लेकिन ये कुंडलित एक कम जगह के अंदर होती है, इसलिए छोटी आंत कहते हैं। जबकि दूसरा पार्ट इसका आगे आता है वृद्धांत, यानी बड़ी आंत। उसका नाम बड़ी आंत है लेकिन वो छोटी है, क्यों, लेकिन वो सीधी खड़ी होने का लंबी दिखाई देती है। ठीक है, तो चलिए आमाशय के बाद आता है शुद्रांतर। देखिए शुद्रांतर लगभग 7.5 मीटर 7.5 मीटर लंबी एक अत्यधिक कुंडली नली है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। किस किस से स्राव प्राप्त करेगी, यकृत और अग्नाशय से अपना स्राव प्राप्त करेगी। इसके अलावा इसकी जो भित्ति है शुद्रांतर की, उसकी भित्ति से भी कुछ रस वो निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किस प्रकार स्राव प्राप्त करती है। यकृत है वो गहरे लाल भूरे की ग्रंथि है। यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी या दक्षिण की ओर होती है, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। ठीक है, लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। ये पीत्र स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है। इस थैली को हम पित्ताशय कहते हैं, और ये पित्ताशय क्या करता है, पीत्रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखें, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, लाला रस के दौरान कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन हो रहा है, शुद्रांतर के अंदर वसा का पाचन हो रहा है पीत्रस के द्वारा। कई बार अपन आस पड़ोस में सुनते हैं कि फलां के व्यक्ति की पित्त की थैली निकाल दी है, यानी पित्त की थैली निकलवानी पड़ी है। कई बार अधिकतम कोई दिक्कत आ जाती है, पथरियों की वजह से उसको निकालना पड़ता है। तो पित्त की थैली या पित्ताशय निकालने से क्या होता है, अब उसको चिकना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो वसा का पाचन करने में मुश्किल करता है। अब पित्त की थैली नहीं है तो वसा का पाचन नहीं हो पाता, और पित्ताशय वो वसा का पाचन करता है, वो यहाँ दिक्कत करता है, इसलिए उसकी चिकनाई बंद की जाती है। तो ये तो था यकृत। अब आती है अग्नाशय। देखिए अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। किसके ठीक नीचे है, आमाशय के ठीक नीचे। और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है। क्या निकलेगा, अग्नाशय रस निकलेगा, और ये अग्नाशय से निकला अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करेगा, और क्रिया करके इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देगा। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब शुद्रांत्र के निचले भाग में चला जाएगा, जहां आंतररस पाचन क्रिया को पूरा करने का काम करेगा। इस प्रकार पाचन की इस क्रिया में अलग अलग पदार्थों का होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में टूट कर पर बदल जाता है। वसा है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ध्यान रखें, वसा का जब शुद्रांतर में पाचन होता है तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन एमिनो अम्लों के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार लगभग पाचन की जो क्रिया होती है वो शुद्रांतर में संपन्न हो जाती है। ठीक है, शुद्रांतर के बाद देखिए शुद्रांतर में अवशोषण की क्रिया।
देखो करीब करीब जो ज़्यादातर भोजन से संबंधित कार्य है ना, पाचन का, अवशोषण का, उसका मुख्य कार्य शुद्रांत्र ही में ही होता है। ठीक है, तो वह पाचन का अपन कार्य देख चुके हैं, पाचन का कार्य है वो शुद्रांत्र में हुआ है। इसी प्रकार भोजन के अवशोषण का कार्य है वो भी कहाँ हो रहा है, शुद्रांत्र में करीब करीब हो रहा है। ठीक है, अब देखिए पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो शुद्रांत्र है उसकी भित्ति, उसमें रुधिर वाहिकाएं होती है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण। तो भोजन अवशोषित होकर जब रुद्रांत्र या शुद्रांत्र की रुधिर वाहिकाओं में जाएगा, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली जैसी संरचनाएं निकली होती है जो उभरी होती है। ठीक है, ये शुद्रांत्र के अंदर जो अंगुली जैसी उभरी संरचना है वो दीर्घद्रोम या रसांकुर कहलाती है। अब ये रसांकुर से भोजन पर क्या लाभ है, देखिए इससे लाभ ये है कि दीर्घद्रोम या रसांकुर के कारण पचे हुए भोजन का अवशोषण बढ़ जाता है, यानी जो अवशोषण का क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। अब प्रत्येक दीर्घद्रोम या रसांकुर में सूक्ष्म छोटी छोटी रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। अब दीर्घद्रोम की सतह से पचे भोजन का अवशोषण होता है तथा ये अब रुधिर वाहिकाओं में चला जाएगा। अब अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक कर दिया जाता है। ठीक है, यानी रुधिर वाहिकाएं हैं वो अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण शरीर के विभिन्न भागों तक कर देती हैं और यह क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अब शरीर के विभिन्न भागों तक तक वो पोषक तत्व पहुंचा दिए गए। ठीक है, तो अब वो अवशोषित पदार्थ पहुंचे वो क्या कहलाएंगे, स्वांगीकरण। और अब क्या होगा कि वहां पहुंचकर ये जटिल पदार्थों को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यानी उसको वहां पहुंचाना स्वांगीकरण है और वहां पहुंचकर इनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण में किया जाएगा। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, जल में और ऊर्जा में होता है। यानी कोशिकाओं के अंदर जब हम भोजन करते हैं तो उससे भोजन से हमें जो ग्लूकोज मिलती है वो शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। अब कोशिका के अंदर क्या होता है कि उस ग्लूकोज का विघटन होता है। विघटन किसकी सहायता से होता है, ऑक्सीजन की सहायता से। अब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है और भोजन का वो भाग जिसका अब तक पाचन नहीं हो पाया, उसका अवशोषण नहीं हो पाया, उसे अब वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। मैंने ऊपर से आपको पहले बताया कि भोजन में करीब करीब पाचन अवशोषण का भाग है वो शुद्रांत्र के अंदर लगभग पूरा हो लेता है, लेकिन जो भाग अब पाचन या अवशोषित नहीं हो पाया उसे अब कहाँ भेजा गया है, वो वृद्धांत्र में चला जाता है। देखिए वृद्धांत्र ये शुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी होती है, छोटी होती है और लगभग 1.5 मीटर लंबी है। वृद्धांत्र का बड़ा नाम क्यों है, क्योंकि सीधी लंबी खड़ी रहती है इसलिए बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, अब वृद्धांत्र अब क्या करेगी, देखिए वृद्धांत्र का मुख्य कार्य जल और नमक यानी लवणों का अवशोषण करना है। ठीक है, जल और लवणों का अवशोषण कहाँ किया जाता है, तो वो बड़ी आंत वृद्धांत्र में किया जाता है। और अब यहाँ से जो अपचित भोजन है यानी जो पचा नहीं है वो अपचित भोजन मलाशय के अंदर चला जाता है और वहाँ अर्ध ठोस मल के रूप में वो कुछ समय तक रहता है और समय समय पर उसे गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार अपशिष्ट को बाहर निकालना निष्कासन कहलाता है। तो ये थी मनुष्य में संपूर्ण पाचन की क्रिया। ठीक है, जो किस प्रकार मुख में भोजन ग्रहण किया जाता है, वो ग्रसिका में पहुंचता है, ग्रसिका से उसे आमाशय में लाया जाता है, आमाशय से उसे शुद्रांतर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है और उसको मलाशय से मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार वो अलग अलग स्टेप पर काम करता चलता है। अब हम घास खाने वाले जंतुओं में बात करते हैं। देखिए घास खाने वाले जंतु है वो भोजन को खाने के बाद जब भोजन नहीं खा रहे होते हैं तब भी वो मुंह चलाते रहते हैं या यूँ कहीं जुगाली करते रहते हैं और ये अक्सर हम देखते हैं। तो लेकिन ऐसा होता ही क्यों है, क्योंकि हम भोजन करने के बाद में जब भोजन नहीं कर रहे तो जुगाली नहीं करते, लेकिन पशु ऐसा करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि जब पशु घास खाता है तो वो पहले जल्दी जल्दी घास खा जाता है, निगल लेता है और अमाशय के एक भाग में उसको भंडारित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और अमाशय के जिस भाग में वो जल्दी जल्दी घास खाकर इकट्ठा करता है वो भाग रुमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, रुमेन। और रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बंटा होता है। रुमेन में भोजन का अब आंशिक पाचन होता है। ठीक है, इसे जुगाल कहते हैं। पूरा नहीं पचेगा वो,
इकट्ठा हुआ है, अब उसे जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंड के रूप में मुख में वापस लाएगा और चबाएगा। यानी पहले तो जल्दी खा के उसको रुमेन में इकट्ठा कर लेगा, लेकिन बाद में वो रुमेन से उसे वापस कहाँ लाएगा, मुंह में लाएगा पिंड के रूप में, छोटे पिंड के रूप में, और पुनः मुख में लाकर उसे चबाता रहेगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रोमंथन कहलाती है। क्या कहलाती है, रोमंथन या जुगाली करना कहलाती है। और ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्रिया है वो कुछ जंतुओं के अंदर ही होती है। अब ऐसा होता क्यों है, देखो घास है उसमें सेलुलोज जो प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, घास में क्या प्रचुर मात्रा में होता है, सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है। अब सेलुलोज क्या है, वह कार्बोहाइड्रेट है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसी रूमिनेंट, ठीक है, अथवा रोमानिंती पशु, हिरण आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु होते हैं। यानी हर पशु अपन माने कि वो जुगाली कर लेगा या सेलुलोज का पाचन कर लेगा, ऐसा नहीं है। किस रूमिनेंट या रोमंथी पशु है, हिरण है आदि में रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, और बहुत से जंतु और मानव है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। जैसे जानवर, जैसे घोड़ा है, खरगोश है आदि के अंदर शुद्रांतर में और वर्धांतर के बीच में एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है। ठीक है, यानी बहुत से जानवरों के बीच क्या होता है कि शुद्रांतर और वर्धांतर के बीच एक बड़ी थैली नुमा संरचना होती है। ये थैली नुमा संरचना वो अंधनाल कहलाती है। क्या कहलाएगी, अंधनाल कहलाती है। ठीक है, अब कुछ में ये अंधनाल नहीं होती, न मनुष्य के अंदर ही होती है। अब अंधनाल है, वहां पर सेलुलोज का पाचन किया जाता है। किसके द्वारा, कुछ जीवाणुओं द्वारा, और ये मनुष्य के आहार नाल में नहीं होती। इसलिए मनुष्य है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। कुछ जानवरों के अंदर अंदर नाल होती है और वहीं पर सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु होते हैं जो उसका पाचन कर सकते हैं। इसलिए पशुओं के अंदर ही कुछ में ये क्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार मनुष्य से अलग हो गया। अमीबा में संभरण एवं पाचन, यानी और भी धरती पर अलग जीव हैं जिनके अंदर मुख भी नहीं है। यानी ठीक है, हमने कम से कम देखा रोमंथी जीवों के अंदर मुख है, वो पास खा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जंतु भी हैं छोटे छोटे हैं जिनमें मुख भी नहीं है और कोई पाचन तंत्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उसको पचा भी रहे हैं। तो ऐसा कैसे होता है, तो ऐसे ही हम एक जीव की बात करते हैं, अमीबा में संभरण एवं पाचन। ठीक है, देखो अमीबा क्या है, अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है। ठीक है, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम ये एक कोशिक के जीव हैं। तो अमीबा भी जलाशय मिलने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है और एक बीच में सघन केंद्रक होता है और कोशिका दर्व होता है जिसके अंदर बुलबुलों के समान अनेक धानियाँ होती है। यानी पूरा इसका स्ट्रक्चर विकसित नहीं होता। बाहर उसकी झिल्ली है, केंद्रक और बीच में कोशिका दर्व जिसके अंदर धानियाँ हैं। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं रहती और लगातार अमीबा की आकृति है वो बदलती रहती है। ठीक है, यानी अमीबा है उसकी आकृति कभी निश्चित नहीं रहती। अमीबा एक अनियमित आकृति का जीव है जिसकी आकृति लगातार बदलती रहती है। ठीक है, अमीबा है उसमें एक या एक से अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकलते हैं, जैसे ये प्रवर्ध है। ठीक है, तो वो प्रवर्ध क्या कहलाते हैं, पादाब कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये निकला हुआ है ये पादाब है, इसको भी हम पादाब कह सकते हैं। ठीक है, तो अमीबा में इस प्रकार क्या निकले रहते हैं, प्रवर्ध निकले रहते हैं अंगुली जैसे, वो पादाब कहलाएंगे या कृत्रिम पाँव कहलाएंगे, नकली पाँव कहलाएंगे, कोने का मतलब है। अब ये क्या करते हैं, यही पादाब उसको गति भी देते हैं और भोजन पकड़ने में भी काम आते हैं। चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अमीबा में कुछ सूक्ष्म जीव है वो भोजन बनते हैं उसका। ये देखिए एक खाद्य कण है, वो खाद्य कण है वो अमीबा के पास आ रहा है। जब अमीबा के शरीर की सतह के पास कोई खाद्य कण आता है तो अमीबा की शरीर की वो सतह अंदर की ओर धंस जाती है और वहाँ खांच का सा निर्माण हो जाता है। जब ये खाद्य कण है वो उस खांच में प्रवेश करता है तो ये झिल्ली इसके बाहर आ जाती है और शरीर के अंदर ये भोजन प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार पादाब विकसित करके भोजन को निगल लेता है और वो खाद्य दानी के अंदर अब ये भोजन फंस जाता है। ठीक है, अब इस भोजन का इसके अंदर क्या होता है,
पाचन होता है और पचे हुए भोजन के बाद अवशेष को अमीबा शरीर की किसी भी सतह से बाहर निकाल देता है। ठीक है, यानी खाद्य दानी में ही पाचक रस होते हैं, उसी पाचक रस के अंदर खाद्य पदार्थ पर क्रिया होती है और वो सरल पदार्थ में बदल जाता है और पचा हुआ खाद्य पदार्थ शरीर की किसी भी सतह से धीरे धीरे अवशोषित होता है और जो नहीं पचा वो शरीर से बाहर निकल जाता है, खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अवशोषित पदार्थ है वो पदार्थ अमीबा को धीरे धीरे वृद्धि करता है, रख रखाव करता है और गुणन के लिए उसको काम आता है। इस प्रकार की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, तो भोजन का जो पाचन है वो लगभग सभी प्राणियों के अंदर समान है। ठीक है, कहीं कहीं लंबी संरचनाएं विकसित होती है तो कहीं कहीं पदार्थ है वो खाद्य दानियों के अंदर भी विकसित हो जाता है, उसमें मतलब पाचित हो जाता है। लेकिन कुल मिलाने की बात ये, खाद्य पदार्थ हमेशा सरल पदार्थों में बदला जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यही क्रिया क्या होती है? पाचन होती है। इस प्रकार उपचित भोजन है उसका अवशोषण किया जाएगा और शरीर के विभिन्न भागों में से स्थानांतरित किया जाएगा, जो शरीर की विभिन्न कार्य प्रणाली को करने में मदद करेगा। धन्यवाद।